अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल 5 ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अगर इस बच्चे को इस घर से निकाल कर कहीं और ले जाओ तो इस घर में ना पत्थर पड़ेंगे ना कहीं आग लगेगी। मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि बच्चा इस घर में रहेगा और इस घर के कपड़े और नोट किसी और घर में ले जाकर रख दो तो उन्हें वहाँ भी आग लगेगी। लोग कहते होंगे कि ये पत्थर जिन्नात फेंकते हैं। लोग तो जाहिल हैं, वो यही कहते हैं, असले ने कहा। बच्चे का बाप तालीम याफ्ता आदमी है, वो भी लोगों की बातों में आ गया है। मैंने उसे चैलेंज किया है कि जिन पीरों और आमिलों के पास वो इस ख्याल से जाता है कि जिन्नात उनका हुक्म मानते हैं, वो जिन्नात से कहें कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करें। मेरी ऐसी ही बातों की वजह से लोग मुझे इसलाह ही नहीं बल्कि पगला भी कहते हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि अब आप मेरी मदद करें। मैं बच्चे के बाप को थाने ले गया था लेकिन थानेदार ने साफ टरखा दिया। कोई भी नहीं मानता कि कोई आदमी दूर बैठा इस घर के अफराद को परेशान कर रहा है। घर में कितने अफराद हैं? हसनैन काज़मी ने पूछा। सिर्फ 3, असले ने बताया। बाप जिसकी उम्र 35 साल के लगभग है, ये बच्चा उसकी पहली बीवी से है और उसकी दूसरी बीवी है, उसकी उम्र 22-23 साल है। उसकी पहली बीवी मर गई थी। ये जो कुछ हो रहा है इस लड़की की खातिर हो रहा है, हसनैन काज़मी ने कहा। अगर इस बच्चे की माँ जिंदा होती और उसे बच्चे के बाप ने तलाक देकर दूसरी शादी की होती और बच्चे को अपने पास रखा होता तो कहा जा सकता था कि ये अमल पहली बीवी करा रही है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं। मैं अपने इल्म और तजुर्बे की बिना पर यही कह सकता हूँ कि इस दूसरी बीवी का कोई उम्मीदवार या चाहने वाला होगा जिसने मायूस होकर किसी आमिल से मिलकर ये कार्रवाई शुरू करा दी है। ऐसा हो सकता है, असले ने कहा। लड़की की शादी हुए अभी 2-2.5 महीने ही हुए हैं, लेकिन काज़मी साहब ये तफ्तीश करेगा कौन? वहाँ तो ये आलम है कि पीर घर से निकलता है तो एक आमिल आ जाता है, वो जाता है तो कोई शाह साहब आ जाते हैं, उसके जाते ही मस्जिद के मौलवी साहब आ पहुँचेंगे। मौलवी साहब अपने शागिर्दों की फ़ौज साथ लाकर ख़त्म कुरान करके दौलत उड़ा गए हैं। बच्चे के बाप की सास एक मजदूर से मलंग की दहलीज पर बैठी रहती है। वो शख्स साईं मस्ताना कहलाता है। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं वहाँ बिन बुलाया चला जाऊँ? हसनैन काज़मी ने पूछा। आपको उस घर से निकालेगा तो कोई नहीं, असले ने कहा। वो तो कहते हैं कि कोई आए और उन्हें इस मुसीबत से बचाए। आप मेरे साथ चलें। बेहतर यूँ होगा कि तुम बच्चे के बाप से बात कर लो, काज़मी ने कहा। वो कहे तो मैं आ जाऊँगा। ऐसे ही सही, असले ने कहा। मैं किसी भी दिन आपके पास आ सकता हूँ, आपको उसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। काज़मी साहब, ये अमल किस तरह होता है कि घर बैठे दूसरों पर किस तरह पत्थर फेंके जा सकते हैं, आग किस तरह लगाई जा सकती है, इंसान अपने आप में जादू की ये ताकत किस तरह पैदा कर लेता है। हसनैन काज़मी की नज़रें असले के चेहरे पर जम गईं, जैसे वो इस चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो या किसी गहरी सोच में खो गया हो। असला उसे देखता रहा। उसकी नज़रें अपने आप हसनैन काज़मी की नज़रों से टकराईं। फिर असले ने यूँ महसूस किया जैसे उसे अपने आप पर काबू और इख्तियार नहीं रहा। हसनैन काज़मी ने अपने दोनों हाथ असले के चेहरे के दाएं और बाएं इस तरह रखे कि उंगलियां असले की कनपट्टियों पर और अंगूठे उसकी पेशानी पर थे। वो अपने अंगूठे आहिस्ता आहिस्ता असले की पेशानी पर मलने लगा। असला अपने आप में खो गया था। हसनैन काज़मी के होंठ हिलने लगे। वो ज़ेरे लब कुछ कह रहा था। उसने अपने हाथ असले के चेहरे से हटा लिए थे। असले ने अपनी कमीज़ उतार कर परे फेंक दी। इसके नीचे बनियान थी, उसने ये भी उतार फेंकी। हसनैन काज़मी ने एक बार फिर अपने हाथ असले की कनपट्टियों पर रख दिए और अंगूठों से उसकी पेशानी को मलकर हाथ हटा लिए। असले ने चौंक कर इधर उधर देखा, फिर अपने आप को देखा और फिर हैरत ज़दा निगाहों से हसनैन काज़मी की तरफ देखने लगा। मेरी कमीज़? उसने दबी दबी आवाज़ में पूछा। मेरी कमीज़ कितने उतारी है? और बनियान? अपनी कमीज़ तुमने खुद उतारी है, हसनैन काज़मी ने कहा, और बनियान भी तुमने खुद ही उतारी है। ओह, असले ने खिसियानी सी मुस्कुराहट से कहा। आपने मुझे हिप्नोटाइज़ कर लिया था, मुझसे मेरे कपड़े आपने उतरवाए हैं। अब अपनी मर्जी से कपड़े पहन लो, हसनैन काज़मी ने कहा। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ। मैंने कोई जादू नहीं चलाया, हसनैन काज़मी ने कहा। एक ऐसी कुव्वत इस्तेमाल की है जो तुम में भी है। इतना तो तुम समझ ही गए होगे कि मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज़ किया था, लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं कि हिप्नोटाइज़ के पीछे जो कुव्वत कार फरमा होती है वह हर इंसान में मौजूद है।
इसे हर इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस्तेमाल करना मुश्किल भी नहीं। मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करने का ये तरीका मुख्तसर अल्फाज में नहीं समझा सकता। तुम इतना समझ लो कि मैंने अपनी कुव्वतों को एक नुक्ते पर मरकूज कर दिया था, जिसका असर तुम पर यह हुआ कि मैंने तुम्हारे जहन पर काबू पा लिया। तुम अपने कपड़े नहीं उतारना चाहते थे, ये मेरा इरादा था कि तुम्हारी कमीज़ उतरवा दूं। मैंने अपना इरादा तुम्हारे जहन में मुंतकिल करके तुम्हारी कमीज़ उतरवा दी। मैं आपका मतलब किसी हद तक समझ गया हूँ, असले ने कहा। मैंने एक किताब में कुव्वत मरकूज करने की बड़ी खूबसूरत मिसाल पढ़ी थी। वो गालिबन कोई माहिर नफ्सियात था। वो लिखता है कि सूरज की किरणें किसी चीज़ को आग नहीं लगा सकती, लेकिन आतिशी शीशे के ज़रिए इन्हीं किरणों को किसी कागज़ या कपड़े पर मरकूज कर दो तो ये आग लगा देंगी। बहुत खूबसूरत मिसाल है, हसनैन काज़मी ने मुस्कुराते हुए कहा। मालूम नहीं लोग तुम्हें बेवकूफ़ क्यों समझते हैं। इंसानी कुव्वतों की मिसाल सूरज की किरणों जैसी है। कमज़ोर इंसान उसे कहते हैं जिसकी खुदादाद कुव्वतें बिखरी रहें। अगर मश्क करके कोई भी इंसान अपनी इन कुव्वतों को यकजा कर ले और फिर उन्हें एक हदफ पर मरकूज कर दे तो ये वही नतीजा पैदा कर सकती हैं जो इंसान पैदा करना चाहता है। रूहानियत की बुनियाद भी यही है और काले इल्म की बुनियाद भी यही। काले इल्म में कुछ और चक्करबाजी भी है जो सीखने के लिए कई साल दरकार हैं। काज़मी साहब, असले ने कहा, मैं ये इल्म सीखना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि ये एक जुर्म है। तुम जुर्म कहते हो, हसनैन काज़मी ने कहा। ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम में तो काले जादू को कुफ्र कहा गया है, लेकिन इंसान शैतान से जल्दी मुतासिर होता है। शैतान कहता है खुदा तो मरने के बाद जन्नत दिखाएगा बशर्ते कि तुम्हारे अमाल तुम्हें जन्नत में ले जाने के काबिल हुए। लेकिन शैतान कहता है कि वो इंसान को इसी दुनिया में जन्नत दिखा सकता है। शैतान की जन्नत में दाखिल होने के लिए इंसानों ने कई रास्ते इख्तियार किए। ये तमाम रास्ते गुनाहों की वादी में से गुजरते हैं। काला इल्म भी एक रास्ता है। इंसान ने यह भी इख्तियार किया। इससे इंसानों ने एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाए हैं। काले इल्म करने वाले अपना मन मारकर अपनी कुव्वतों को यकजा कर लेते हैं और इनके साथ कुछ जंतर मंतर शामिल कर लिए जाते हैं। फिर दूर बैठकर किसी को इस सिफरी अमल का निशाना बना लिया जाता है। इसका कोई इलाज? हाँ, हसनैन काज़मी ने जवाब दिया। मैं उस घर में जाकर बैठ जाता हूँ जिस घर में पत्थर पड़ते हैं। मेरी मौजूदगी में न पत्थर पड़ेंगे न आग लगेगी। उनसे कहो कि बच्चे को इस घर से दूर कहीं रखें। उन्हें यह भी कहो कि घबराएं नहीं, संगबारी ज़्यादा अरसे नहीं चलेगी, चंद दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी। इन्हें यकीन दिला दो कि ये कोई जिन या आसेब नहीं, कोई दुश्मन उन्हें परेशान कर रहा है। इस दुश्मन का खोज लगाने की कोशिश करें। नसीमा की माँ ने उमर हयात को तो नहीं बताया था कि जोगी ने उसे क्या बताया है, लेकिन नसीमा को उसने जोगी की हर एक बात बता दी। वो परेशान हो गई। तलाक के नाम से ही वो डरने लगी। नहीं अम्मी, नसीमा ने कहा, तुम मस्ताने के पास जाओ या किसी आमिल या पीर का सुराग लगाओ। यही तो मैं कह रही हूँ, नसीमा की माँ ने कहा। तलाक कोई मामूली बात तो नहीं होती। ऐसा अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा। वो तो ये भी कहता था कि नसीमा के बच्चा पैदा ही नहीं होगा। माँ ने नसीमा के कान में कहा, मैं तो सोचती हूँ बेटी, अगर खुदा ने तुम्हारी किस्मत में बच्चा लिखा ही नहीं तो इतनी जायदाद हाथ से न जाने देना। लेकिन वो सोच में पड़ गई। फिर मायूस से लहजे में बोली, लेकिन जायदाद का वारिस मौजूद है। एक बात कहूँ अम्मी, नसीमा ने कहा, जायदाद तो अपनी जगह है ही। तुमने इसीलिए मेरा रिश्ता उमर हयात को दिया था, लेकिन ये आदमी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले पहल तो मेरे दिल ने इसे इसलिए कबूल नहीं किया था कि ये उम्र में मुझसे 13-14 साल बड़ा है और इसका 11-12 साल का एक बच्चा भी है। लेकिन यह आदमी मेरे दिल में उतरता जा रहा है और मैं साफ तौर पर महसूस करने लगी हूँ कि मेरी शादी उमर हयात के साथ ही होनी चाहिए थी और इसका बच्चा शौकी भी मुझे अच्छा लगने लगा है। चलो अच्छा है ना, माँ ने कहा। यही तो मैं कह रही हूँ, इस बाप बेटे से दिल लगाए रखो और उन्हें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किए रखो। थोड़ा अरसा गुजर जाए तो उमर हयात से कहना कि ये मकान तुम्हारे नाम कर दे और देखो पैसे अपने कब्जे में लेती रहो। रकम ज़्यादा हो जाए तो मेरे पास रख दिया करना। तुम देख रही हो तुम्हारे अब्बा की पेंशन पर कैसे गुजारा होता है। वो तो मैं ऐसे ही करूँगी, नसीमा ने कहा। लेकिन अम्मी, अभी तो इस मुसीबत की सोचो जिसने हमारा दम खुश कर रखे हैं। 2 बार जा चुकी हूँ, माँ ने कहा। मस्ताना नहीं मिला। कल फिर जाऊँगी। माँ अपने घर चली गई। रात को उमर हयात और उसका बच्चा गहरी नींद में सोए हुए थे। नसीमा जाग रही थी। सोच सोच कर उसका दिमाग थक गया था। जहन में ख्यालों और वसवसों का हिजूम था। वो जोगी की बातों को उलट पुलट रही थी। उसके जहन में बार बार
2 हरूफ मीम और नून आते थे। जोगी ने उसकी माँ से कहा था कि उसकी बेटी की शादी ऐसे आदमी के साथ होनी चाहिए थी जिसका नाम मीम से शुरू होता है, और अगर इस नाम में नून भी आ जाए तो और ज़्यादा अच्छा होगा। नसीमा तलाक के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी वो अपने महल्ले और बिरादरी के गैर शादीशुदा जवान आदमियों को बारी बारी जहन में लाकर देख रही थी कि किस किस का नाम मीम से शुरू होता है। एक मोहम्मद अली था, एक मुमताज़ और एक मुजीब था। इनमें से किसी को भी वो अपने काबिल नहीं समझती थी। सोचते सोचते उसके जहन में एक और नाम आ गया, मुनीर। वो उठ बैठी, जैसे इस नाम ने उसका रुआं रुआं बेदार कर दिया हो। ये नाम मीम से शुरू होता था और इसमें नून भी आता था। नसीमा की नज़रें कमरे के तारीक खला में भटकने लगीं, जैसे इस नाम के आदमी को ढूंढ रही हों। मुनीर इसी कस्बे का रहने वाला जवान आदमी था। उसकी उम्र 27-28 साल हो गई थी। अभी उसने शादी नहीं की थी। उसे किसी शरीफ घराने से रिश्ता मिल भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अच्छे चाल चलन का आदमी नहीं था। वो खुशहाल ख़ानदान का अकलौता बेटा था। उसके बाप की लोग इज्जत करते थे। वो काबिल इज्जत हैसियत का आदमी था, लेकिन बेटा निकम्मा और आवारा निकला। उसके बावजूद बाप उसे शहजादा बनाकर रखता था। वो कीमती कपड़े पहनता था और खूबरू जवान था। वो किसी और ही रास्ते पर चल निकला था। उसकी दोस्ती के हल्के में 2-3 अमीर माँ बाप के लड़के थे, और साईं और मलंग किस्म के आदमी भी। हिंदुओं के साधुओं, जोगियों और सन्यासियों के साथ भी उसका उठना बैठना था। 1 साल पहले का वाक़या है कि नसीमा की मुनीर से मुलाकात हो गई। ये पहली मुलाकात जो इत्तेफाकिया थी, वालेहाना मोहब्बत की सूरत इख्तियार कर गई। इनकी चोरी छुपे की मुलाकातें शुरू हो गईं और कभी ना जुदा होने के वादे भी हो गए। ये सिलसिला चंद महीने चला तो नसीमा ने अपनी माँ से कहा कि वो मुनीर के साथ शादी करेगी। माँ बेटी की आपस में सहेलियों जैसी बेतकल्लुफ़ी थी। माँ ने नसीमा से ये ना कहा कि वो पूरे चाल चलन के आदमी से मिलती मिलाती है। माँ का अंदाज कारोबारी सा था। वो है तो अच्छे ख़ानदान का लड़का, माँ ने कहा, और वहाँ रुपए पैसे की भी कमी नहीं, लेकिन लड़का नेक नाम नहीं। सुना है चर्स और शराब भी पीता है, कोई काम भी नहीं करता। आज तो बाप उसके सर पर है, वो दुनिया से उठ गया तो ये क्या करेगा? तुम्हारे जेवरात और बाप की जायदाद बेच डालेगा। इसे दिल से उतार दो बेटी। बेटी पर जज्बात और नौजवानी का गलबा था। माँ की बात को उसने अहमियत न दी। वो मुनीर ही की तरह खुद सर थी। उसने मुनीर के साथ मुलाकातें जारी रखी। उसे मालूम नहीं था कि उसकी माँ शिकारी औरत है और वो कोई मोटा शिकार ढूंढ रही है। चंद ही दिनों बाद माँ की नज़र हयात पर पड़ी। उमर हयात को तो वो पहले ही जानती थी, लेकिन उसे ख्याल था कि उमर हयात दूसरी शादी नहीं करेगा। अब उसने अपनी बेटी को बेदाम हाथ से जाते देखा तो उसकी नज़रें उमर हयात पर जम गईं। इस औरत ने ज़माने को अपनी नज़रों के ज़ाविये से देखा था। मर्दों की कमज़ोरियों से वो वाकिफ़ थी। उसने उमर हयात से इस तरह राह रस्म पैदा कर ली कि अपने घर के 2 मसले उसके आगे जा रखे और उसकी तारीफ़ों के पुल बांध कर कहा कि उसके ये काम वो ही कर सकता है। उसने बातों बातों में उमर हयात को अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कप्तान जैसा हाकिम बना दिया। उमर हयात ने उसके दोनों काम कर दिए। खुशामद और तारीफ़ हर इंसान की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। नसीमा की माँ ने उमर हयात की ये रग अपने हाथ में लेकर उसे अपना मुरीद बना लिया। कभी कभी वो उमर हयात के बच्चे को अपने घर ले जाती और उसके साथ वो और नसीमा इतना प्यार करती कि बच्चा कभी कभी पूरा दिन वहीं गुजार आता। ये आदमी है जिसकी बीवी बनकर तुम इज्जत की निगाह से देखी जाओगी, माँ ने नसीमा से कहा था। तुम्हारे लिए ही मैं इस आदमी को फांस रही हूँ नसीमा, उसके बच्चे को तुम्हारे लिए चाट रही हूँ। उमर हयात का नाम हर कोई इज्जत से लेता है। मैंने उसकी जायदाद और उसकी आमदनी का हिसाब कर लिया है। उसकी उम्र चाहे कितनी ही क्यों ना हो गई हो, ये तुम्हारे मुनीरे से ज़्यादा जवान लगता है। बेफिक्री की ज़िंदगी बसर कर रहा है ना। दौलत का चश्मा अपने सहन में हो तो फिक्र क्या और गम कैसा। नसीमा चुपचाप सुन रही थी। उसकी माँ के बोलने का अंदाज ऐसा तिलिस्माती सा था कि नसीमा मसूर सी होती जा रही थी। सिर्फ मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं बना करती बेटी, माँ कह रही थी। मोहब्बत का क्या है, जिससे दिल लग गया वो दिल का दर्द ही बन गया। उमर हयात के साथ दिल लगा के देखो, ये तो बेचारा मोहब्बत को तरस गया है। मुनीर का क्या भरोसा। 10 जगहों से मुझे पता चला है कि शहर की तवाइफों के पास जाता है। यहाँ 2 हिंदवानियों के साथ उसका दोस्ताना है। आज तुम्हारे साथ ही रांझे का खेल खेल रहा है, कल तुम्हारी मोहब्बत को नापाक करके तुम जैसी किसी और के साथ यही नाटक खेलेगा। नहीं अम्मी, नसीमा ने माँ को टोक दिया। उसने मेरे साथ कभी ऐसी वैसी बात नहीं की।
تو بہت دیر بعد پیدا ہوئی تھی نسیمہ، ماں نے کہا۔ میں تجھ سے 22 سال پہلے اس دنیا میں آئی تھی۔ میں تجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے بھی اسی نسل کے منیرے ملے تھے۔ میں نے بھی تیری طرح اپنے سینے میں محبت اور عشق کے دیے جلائے تھے، مگر نسیمہ ان دیوں نے میرا سینہ جلا دیا، دل بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ اور سن، اب اپنے دل کا بھید کھول دوں گی تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ اپنی عمر کھا چکی ہوں۔ وہ نسیمہ کی طرف جھکی اور رازدارانہ لہجے میں بولی، میں جب تیرے ابا کی دلہن بن کے آئی تھی تو میں انچھوئی نہیں تھی۔ نسیمہ نے یوں بدک کر اپنی ماں کے منہ کی طرف دیکھا جیسے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ میں تجھے انچھوئی رخصت کرنا چاہتی ہوں، ماں نے کہا۔ میرے سینے میں 3 رانجھے بند تھے، سب سلاخیں توڑ کر بھاگ گئے تھے۔ آخر وفا اس سیدھے سادے بدھو نے کی جو تیرا باپ ہے۔ اسے تو یہ بھی یقین نہیں آتا کہ اتنی حسین لڑکی اس کی دلہن ہے۔ آج تک میرے آگے بچھا رہا۔ سچ میری بچی، بچ، صاف بچ کر نکلا۔ لیکن یہ تم کس طرح کہہ سکتی ہو کہ عمر حیات میرے ساتھ شادی کر لے گا؟ نسیمہ نے پوچھا۔ سنا ہے وہ تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اپنے بچے کی خاطر، ماں نے کہا۔ وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے بچے کی خاطر اپنی جوانی جلا رہا ہے۔ وہ اپنے بچے کو سوتیلی ماں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ تم ذرا اس کے قریب ہو کے بیٹھو، اپنی محبت کی تپش اس تک پہنچنے دو، پھر دیکھنا وہ کیسے خود ہی تمہیں کہتا ہے کہ نسیمہ میرے گھر آ جاؤ۔ میرا آنگن سونا پڑا ہے۔ تم جیسی خوبصورت لڑکی کی تپش پتھر کو پگھلا دیتی ہے۔ نسیمہ کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی، پھر وہ کہے لگانے لگی۔ آج تیرے دانت نکل رہے ہیں، ماں نے پیار بھرے غصے سے کہا۔ کل کوئی ٹھوکر پڑی تو ساری عمر روتی رہے گی۔ لعنت بھیج اس بدمعاش چرسی پر۔ میں نے تیرے لیے وہ آدمی ڈھونڈ لیا ہے جس کے پاس عزت بھی ہے، اچھی شہرت بھی ہے اور دولت بھی۔ نسیمہ کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ماں کی باتیں اس کے دل میں اتر گئی ہیں۔ نسیمہ کمرے کی تاریکی میں چند ہی مہینے پہلے کے واقعات یوں دیکھ رہی تھی جیسے فلم دیکھ رہی ہو۔ وہ ماں کی باتوں سے متاثر ہو گئی تھی، لیکن اپنی پہلی محبت کو دل سے اتارنا پہاڑ جیسا مشکل کام نظر آتا تھا۔ اور عمر حیات کو ٹھکرانا بھی اس کے لیے آسان نہ تھا۔ انسان کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنا چاہے تو وہ جواز پیدا کر ہی لیا کرتا ہے۔ نسیمہ کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے بھی منیر کے خلاف جواز تلاش کرنے کی سرتوڑ کوشش کی تھی۔ وہ ماں کی باتوں سے متاثر ہو کر یہ سوچنے بیٹھ گئی تھی کہ منیر نے کبھی اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی تھی جس سے پتہ چلتا کہ اس کی نیت پاک نہیں۔ یاد کرتے کرتے اسے منیر کی چند حرکتیں یاد آ ہی گئیں۔ انہیں وہ محبت کی دیوانگی سمجھتی رہی، لیکن اب اسے شک ہونے لگا کہ منیر اسے اسی جگہ پہنچانا چاہتا ہے جہاں اس کی ماں کو اس کے کسی چاہنے والے نے پہنچایا تھا۔ آج جب اس کا خامند عمر حیات اور سوتیلا بیٹا شوکت ساتھ والے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، وہ کمرے کی تنہائی میں یاد کر رہی تھی کہ اس نے عمر حیات کو تصوروں میں لا کر اسے ہر پہلو سے دیکھا تھا۔ اس میں اسے کوئی نقص اور کوئی عیب نظر نہیں آیا تھا۔ وہ تو سگریٹ اور پان بھی نہیں کھاتا تھا۔ ادھر منیر چرس پیتا اور بدکاری کے لیے شہر جاتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو عمر حیات کے حق میں قائل کر لیا تھا۔ اگلے ہی روز ماں اسے اس طرح اپنے ساتھ عمر حیات کے گھر لے گئی تھی جیسے وہ ادھر سے گزر رہی تھی اور انہیں عمر حیات کے بچے کو دیکھنے کا خیال آ گیا۔ نسیمہ نے بچے سے بہت پیار کیا تھا، پھر اس نے عمر حیات کی طرف دیکھا تھا۔ عمر حیات کی نگاہیں نسیمہ پر اس طرح جمی ہوئی تھیں جیسے اس کے وجود میں اتر رہی ہوں۔ نسیمہ ناتجربہ کار ضرور تھی لیکن بچی نہیں تھی۔ امی، نسیمہ نے عمر حیات کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے ماں سے کہا۔ معلوم ہوتا ہے عمر مجھے چاہتا ہے۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ نسیمہ کو وہ پہلا ریشمی سوٹ یاد آیا جو عمر حیات نے اسے اس طرح دیا تھا کہ جب نسیمہ اس کے ہاتھ سے سوٹ لے رہی تھی تو اس نے نسیمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس ملاقات کے وقت عمر حیات نے نسیمہ کو کہا تھا، پھر آؤ گی نا، آ جانا۔ نسیمہ نہ چاہتے ہوئے بھی عمر حیات سے ملتی رہی۔ عمر حیات کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ اپنا گھر نسیمہ پر لٹا دینا چاہتا ہو۔ اس نے نسیمہ کو پیسے بھی دیے، کپڑے بھی دیے اور ایک بار اسے سونے کی بالیاں بھی بنوا دیں۔ نسیمہ کے ذہن سے منیر کی محبت کا جادو بڑی تیزی سے اترنے لگا، مگر ایک روز منیر نے نسیمہ کی ماں کو اس مشکل میں ڈال دیا کہ اس نے نسیمہ کا رشتہ مانگا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی ماں کو بھیجے گا۔ نسیمہ کی ماں نے اس معاملے کو وہیں ختم کر دیا۔ منیر بیٹا، نسیمہ کی ماں نے اسے کہا تھا، ہم شریف لوگ ہیں، تم جانتے ہو کہ تمہاری شہرت کیسی ہے۔ کیا ہندو، کیا سکھ، کیا مسلمان، سب تمہیں چرسی اور بدمعاش کہتے ہیں۔ منیر کوئی سیدھا سادہ بھلا مانس نہیں تھا۔
वो इतनी बड़ी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने नसीमा की माँ को सिर्फ एक बार और शराफत से कायल करने की कोशिश की, लेकिन नसीमा की माँ ने ये सोच लिया था कि ये मसला जैसे भी हो अभी हल हो जाए। उसने एक बार फिर कहा कि उसने अपनी बेटी किसी चरसी और जवारी के लिए नहीं पाली। फिर अपनी बेटी से कहो कि उसने मेरा जो माल खाया है वो वापस कर दे। मुनीर ने बदमाशों के लहजे में कहा, मैं एक एक पाइप वापस लूँगा। क्या वो तवाइफ थी जिसके लिए तुम आते थे? नसीमा की माँ ने कहा, मैं जानती हूँ तुझ जैसे मुश्तंडों को। मुझे तो यकीन ही नहीं कि मेरी बेटी तुम्हें कभी मिली भी थी या नहीं। कान खोल कर सुन लो मुनीरे, वो कोई और हैं जो तेरे रोब के नीचे आ जाते होंगे। नसीमा की माँ वाही तबाही बकती रही। उसे गालिबन मालूम था कि लोग इकट्ठे हो गए तो वो उसी का साथ देंगे क्योंकि वो औरत है। मुनीरे की गलती की थी कि उसने इस औरत को गली में रोक लिया था। मेरे साथ 3-5 की तो मैं सीधी थाने चली जाऊंगी। नसीमा की माँ ने कहा, पुलिस तुझे जानती है कि तू क्या है, लेकिन तू नहीं जानती कि मैं क्या हूँ। मुनीर ने कहा, मैं अपना खिलाया हुआ माल पूरा कर लूँगा। नसीमा की माँ मुनीर को वहीं खड़ा छोड़कर अपने घर आ गई। उसने हर वो बात जो उसे मुनीर ने और मुनीर को उसने कही थी वो नसीमा को सुना डाली थी। औरत उस्ताद थी। वो नसीमा के दिल में मुनीर की नफरत पैदा करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ बातें अपने पास से घड़कर नसीमा के कान में डाल दी। आज जब नसीमा को उमर हयात की बीवी बने 3 महीने से कुछ दिन ऊपर हो गए थे, उसे शादी से पहले की ये बातें याद आ रही थीं। वो इन बातों को याद नहीं करना चाहती थी। जोगी के ये कहने पर कि वो इन बातों का तजिया कर रही थी कि उसकी शादी किसी ऐसे आदमी के साथ होनी चाहिए जिसका नाम मीम से शुरू हो और उसमें नून आए तो और ज़्यादा अच्छा होगा। जोगी के इस मीम और नून ने मुनीर को उसके जहन में ला खड़ा किया था। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी। 4-5 महीने ही तो हुए थे। जिस रोज़ मुनीर और उसकी माँ की ये मुलाकात और तल्ख कलामी हुई थी, उससे अगले रोज़ वो औरत नसीमा के पास आई जिसे मुनीर पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया करता था। इस औरत ने नसीमा से कहा कि मुनीर उसे बुलाता है। नसीमा ने पहले तो सोचा कि मिलने से इनकार कर दे, लेकिन उसे यह ख्याल भी आ गया कि वो बदमाश किस्म का आदमी है, कुछ और न कर बैठे या उसे बदनामी न कर दे। उसने इस औरत को जगह और वक्त बताकर भेज दिया, फिर माँ से कोई बहाना करके चली गई। उसके दिल पर यह खौफ तारी था कि वो मुनीर का सामना नहीं कर सकेगी। वो अंदर से कांप रही थी, लेकिन मुनीर के सामने जाते ही मुनीर ने ऐसी बात कह दी जिसने नसीमा के खून को गरमा दिया। आज उसे मुनीर के साथ यह आखिरी मुलाकात याद आ रही थी और वो मुनीर के एक एक लफ्ज़ को याद करके सोचों में डूबती चली जा रही थी। माँ ने तुम्हें कुछ बताया है? मुनीर ने बड़े रौब से नसीमा से कहा था। वो तुम्हारी माँ ना होती तो गली में उसकी लाश पड़ी होती। उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? मैं माँ के हुक्म को नहीं टाल सकती, नसीमा ने डरे हुए लहजे में जवाब दिया। क्या शादी के वो वादे झूठे थे? मुनीर ने पूछा। क्या वो मोहब्बत एक धोखा थी? तुम तो मेरी माँ को मोहब्बत की कीमत का हिसाब बताते रहे हो, नसीमा ने कहा। तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत होती तो ये न कहते कि तुमने मुझे माल खिलाया है। अगर तुम भी मुझे अपनी माँ जैसा जवाब दोगी तो मैं उस माल का हिसाब ज़रूर करूँगा जो मैंने तुम पर लुटाया है, मुनीर ने कहा। फिर तुम क्या कर लोगे? नसीमा ने पूछा। मैं घर से भाग तो नहीं सकती, न मैं तुम्हें वो माल वापस कर सकती हूँ जो तुमने मुझ पर लुटाया है। चलो नसीमा, ना सही, मुनीर ने सुलह जोई के लहजे में कहा। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं मांगूंगा। तुम ऐसे करो, जहाँ जी चाहे शादी कर लो, बस कभी कभी मेरे पास भी आ जाया करो। मेरी मोहब्बत का कुछ तो पास करो। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेनिकाही बीवी बन जाऊं? इसमें हर्जी क्या है नसीमा, मुनीर ने दोस्ताना लहजे में कहा। ये थी वो बात जिसने नसीमा के खून को ऐसा गरमाया कि उसका सर चकरा गया, उसके दांत पिसने लगे, उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। मैं तुझ पर लानत भेजती हूँ, नसीमा ने दांत पीसकर दबी हुई मगर कहर से कांपती हुई आवाज़ में कहा। लानत है तेरी जवानी पर। वो उठी और तेजी से चल पड़ी। वो जब दरवाजे से निकल रही थी तो उसे मुनीर की आवाज़ सुनाई दी। पछताओगी नसीमा, मैं बहुत बुरा इंतकाम लूँगा।